Now let us discuss question number 11. Question number 11 says, in the circuit diagram given below, so इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट डायग्राम दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 11. कुछ इस तरह का एक सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है. In this circuit diagram, it is given that यहाँ पर एक R1 रजिस्टर है which is of 7.2 ohms. यहाँ पर एक R2 रजिस्टर है which is of 8 ohms and यहाँ पर एक R3 रजिस्टर है which is of 12 ohms. So तीन रजिस्टर्स आपको इस सर्किट में दिए गए हैं. Now एंड इट इज गिवन कि यहां पर एक हमने बैटरी लगाई है, एक पावर सप्लाई लगाई है दैट इज ऑफ 6 वोल्ट्स. तो इस तरह का एक सर्किट क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है. इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. सो यहाँ पे हमें तीन चीजें कैलकुलेट करने को कहा गया है. फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट. इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना हमने बहुत अच्छे से सीखा है. हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालने पे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं. सो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं. यहां पे हमें दिख रहा है कि इन दिस सर्किट करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. इस तरह की एक बैटरी कनेक्टेड है. इस बैटरी से करंट इस तरह से मूव करेगा इन दिस सर्किट और R1 में आएगा. R1 से पास होके दिस करंट विल गो एट दिस नोड. लेट्स से दिस नोड इज सम वैल्यू या कोई नोड है. इस नोड पे करंट जब पहुंचेगा तो इट विल डिवाइड इन टू पार्ट्स. दिस इज I करंट, तो यहाँ पे I1 करंट चला जाएगा और यहाँ पे I2 करंट. सो दिस I करंट विल डिवाइड इन टू पार्ट्स. वन विल गो फ्रॉम R2 एंड अदर विल गो फ्रॉम R3. और यह करंट वापस से इस नोड पे आके मीट करेगा एंड अगेन I करंट फॉर्म हो जाएगा एंड दिस करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. और यह करंट इस तरह से इस सर्किट में फ्लो होगा. हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस. सो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि कौन से रजिस्टर्स सीरीज में है और कौन से रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है. सो हमें यहां दिख रहा है कि दिस टू रजिस्टर्स, यह दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं. यह दोनों रजिस्टर्स आर इन पैरेलल. सो लेट्स से इस पैरेलल रेजिस्टेंस का, इस रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज Rp. सो दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज, दिस इज द R1, this is the R1 resistor and this is the Rp resistor and this is your battery 6 volts. यह 6 वोल्ट की बैटरी है. R1 का वैल्यू है 7.2 ohms. Now we need to calculate the value of Rp. Rp का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Rp हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दैट इज 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/12. नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे. अगेन अगर आपको LCM लेने में प्रॉब्लम आता है, जस्ट डू वन थिंग, आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 into 12 और इसे यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे यहां पे, दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. सो यू विल गेट 1 into 12 plus 8 into 1. So this will become 12 plus 8 is 20 divided by 8 into 12. Now you can solve this. इसे हम solve करते हैं. This is 4 5s are 20, 4 3s are 12. So Rp will become
8 into 3 divided by 5, that is 24/5. 24/5 को जब आप सॉल्व करेंगे you will get 4.8 ohms. So the value of Rp is 4.8 ohms. क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, because this is just the resistance, equivalent resistance due to these two resistors. लेकिन हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. तो इसका मतलब हमें इन दोनों को भी कंबाइन करना होगा, दैट इज R1 और Rp को. हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि R1 एंड Rp आर इन सीरीज. यह दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, हेंस इसका रेजिस्टेंस हम Rs मान लेते हैं. सो दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज 6 volts and this is Rs. Now what will be the value of Rs? Rp is 4.8 and R1 is 7.2. So Rs will be equals to 4.8 ohms plus 7.2 ohms. Therefore the value of Rs will be equals to, now you add this 7.2 में पहले 0.8 जोड़ दीजिए. So 7.2 plus 0.8 will be 8. 8 plus 4 will be 12. So the resistance, the total resistance of this circuit is 12 ohms. 12 ohm will be the equivalent resistance. So this is the answer for first part, A part. Second part is total current flowing in the circuit. क्या हम total current flowing in the circuit निकाल सकते हैं? Yes, यहाँ से हम current भी निकाल सकते हैं. Let us say I current इस circuit में flow हो रहा है. So by applying Ohm's law we will get V is equals to I times R, where V is 6 volts is equals to I current into resistance is 12. So solving this you will get I is equals to 1/2 or 0.5 amperes. So this is the total current flowing in this circuit. इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है that is 0.5 amperes. Now, so this is the answer for B part. C part says potential difference across R1. आपको इस R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. हाउ कैन वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस? अगर हम इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को पता लगा लें, देन बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी विल से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 विल बी इक्वल्स टू द R1 इनटू करंट. सो हमने यह देखा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर्स. दिस सेम करंट विल फ्लो फ्रॉम 7.2 ohms. इस रजिस्टर में से इतना ही करंट फ्लो होगा, बिकॉज करंट डिवाइड कहां पे हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है इस नोड पे. सो जो भी करंट इस सर्किट से निकलेगा, दैट कंप्लीट करंट, दैट होल करंट विल फ्लो फ्रॉम R1 और फिर यहां पॉइंट पे आके वह करंट डिवाइड हो जाएगा और दो पार्ट्स में बट जाएगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल difference across R1 is, let us say, V1 will be equals to I times R1. What is I1? What is I? I is 1/2, that is 0.5, and R1 is 7.2 ohms. So solving this you will get 3.6 volts. Hence the potential difference across this resistor, across R1, this resistor will be equals to 3.6 volts. So this is the value of V1. This is the value of V1. So this is the answer for part C. So question 11 को हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया. आपको ध्यान यह रखना है कि जैसे कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, खास तौर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पहले पूरी तरह से यह देख लीजिए कि डेटा क्या गिवन है. गिवन डेटा को लिख लीजिए. गिवन डेटा लिखने के बाद इस तरह से सर्किट डायग्राम बना लीजिए और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद यह चीज जरूर लिखिए कि क्या फाइंड करना है.
और जो चीज फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूले कौन से अप्लाई होने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ जानते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज हुआ और ओम्स लॉ यूज हुआ, सिर्फ ये तीन रिलेशंस के बेसिस पे ही हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो जब मुझे इस तरह का डायग्राम दिखता है किसी क्वेश्चन में, तो मेरे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे तीन चीजों की आवश्यकता लगेगी। पहला तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट और तीसरा ओम्स लॉ। बाय डिफॉल्ट आप ऐसा मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको ओम्स लॉ की आवश्यकता लगेगी ही लगेगी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। सो हम इसे कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 says what will be the resistance of a metal wire of length 2 meter and cross sectional area and area of cross section is 1.55 into 10 to the power minus 6 meter square if the resistivity of the metal be. So in this question, question number 13, हमें given है एक वायर का लेंथ ऑफ वायर इज गिवन एज 2 मीटर, 2 मीटर्स का एक वायर है। इस 2 मीटर के वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.55 into 10 to the power minus 6 meter square and the resistivity rho is also given as 2.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter। इस तरह से हमें तीन चीजें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। सो यहां पे इस गिवन डेटा को देख के हमें समझ में आता है कि एक फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड दैट फॉर्मूला इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो टाइम्स एल अपॉन ए। ओनली वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला। R will be equals to rho is 2.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter into length will be 2 divided by the area is 1.55 into 10 to the power minus 6. Now the unit of this resistance will be ohms. Now you can solve this. R will be equals to 2.8 into 2 will be 5.6 divided by 1.55 into 10 to the power minus 2 ohms. इसे सॉल्व कर लीजिए, you will get your final answer. इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। हमने 2.8 into 2 कर लिया और 10 to the power minus 8 और 10 to the power minus 6 को सॉल्व करा, so it is 10 to the power minus 2. Now solving this, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 13। इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 says 3 resistors are connected as shown below. Through resistor 5 ohm, a current of 1 ampere is flowing. What is the current through the other 2 resistors? What is the potential drop across AB and AC? What is the total resistance? So in this question, again it's a numerical और यहाँ पे given है आपको एक सर्किट डायग्राम। सबसे पहले हम उस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सर्किट डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम बना हुआ है। And this is point A, this is point B, this is point C.
ए, बी और सी 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं एंड इट इज गिवन कि इस सर्किट में से 5 ओम में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. सो वी नीड टू कैलकुलेट 3 थिंग्स. पहली चीज, करंट थ्रू अदर 2 रेजिस्टर्स. इन दोनों रेजिस्टर्स में से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हमें कैलकुलेट करना है. सेकेंड थिंग, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी और ए सी. हमें यहाँ पे ए बी के अक्रॉस और ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा वह पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. एंड द थर्ड थिंग इज टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो लेट अस सॉल्व दिस. सबसे पहले जो हमें दिख रहा है, सबसे आसान जो हमें दिख रहा है, दैट इज थर्ड पार्ट, सी पार्ट. देखिए जो क्वेश्चंस इस तरह से दिए गए हैं, जो पार्ट्स में गिवन है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 1 से 2 से और 3 से इस तरह से सीक्वेंस में ही सॉल्व करना है. आप अपने अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस से उसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बिकॉज दैट विल बी एन ईजी पार्ट. चलिए देखते हैं. इस तरह से 1 एम्पियर का करंट 5 ओम से फ्लो होने वाला है. देन इट विल पास फ्रॉम बी, और बी से पास होने के बाद यहाँ पर यह करंट डिवाइड हो जाएगा I1 में और I2 में. एंड दिस I1 एंड I2 करंट विल फ्लो लाइक दिस. इस तरह से यह करंट फ्लो होंगे एंड वापस इस पॉइंट पे आके मीट करके I करंट बना देंगे. सो हम देख सकते हैं कि करंट पहले डिवाइड हुआ और फिर वापस से इस तरह से एड अप हो गया और मूव कर गया. सो डायरेक्टली वी कैन से दैट दीज 2 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल. यह हम बड़ी आसानी से डिड्यूस कर सकते हैं कि दीज 2 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम RP अज्यूम कर लेते हैं. सो दिस सर्किट कैन बी redraw as this is 5 ohms and this is RP. So this is point A, this is point B and this is point C. So value of RP का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 upon RP will be equals to 1 upon 10 plus 1 upon 15. इसको सॉल्व करते हैं. 15 plus 10 divided by 15 into 10. RP will be equals to 15 into 10 divided by 25. इस तरह से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, ऐसा, and you will get RP as this. Now solving this, this is 15 into 10 is 150 and this is 25. So 25 कितने टाइम्स करें कि 150 आ जाए? So it will be 6 times. So when you solve this you will get 6 ohms. So the value of RP is equals to 6 ohms. This is the total resistance of this combination of all these 3 resistors. अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन करके इनका कैलकुलेशन किया है. नाउ टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस होगा? पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में. पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में हम देख सकते हैं द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस 5 ohm resistor will also flow from this RP. So it means इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज. यह दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम RS मान लेते हैं. सो इफ दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट C, इन दोनों रेजिस्टर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है RS and the value of this RS will be 6 ohms and 5 ohms, that is total 11 ohms. So equivalent resistance of
circuit is equals to 11 ohms. So this is the total resistance of this circuit. Now can we calculate the potential drop or potential difference across AB and AC? Yes, we can calculate this very easily because AB के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है? AB के बीच में 5 ohms का रेजिस्टेंस है और करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में? That is 1 ampere. So the potential drop across AB, potential difference across AB can be calculated using Ohm's law. So VAB will be equals to I times R. I कितना है? 1 amperes into R कितना है? 5 ohms. Because हम सिर्फ AB के बीच में कैलकुलेशन कर रहे हैं. So AB कितना हुआ? So VAB कितना हो गया? 5 volts. This is the value of VAB, that is the potential difference across A and B. Now similarly we can calculate the potential difference across A and C. किस तरह से? Again using this circuit. इस सर्किट में भी करंट कितना है? करंट तो 1 एम्पियर ही है. So applying Ohm's law we will get I times R. What is I? I is 1 ampere and R will be, R कौन सा हो जाएगा? R will be the equivalent resistance between A and C. Because देखिए हम फाइनल पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं? A और C के बीच में. So वह पोटेंशियल डिफरेंस, वह पोटेंशियल ड्रॉप किसके ऊपर निर्भर करेगा? वह निर्भर करेगा करंट पे जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है. कितना करंट है? 1 एम्पियर. और साथ ही रेजिस्टेंस पे, टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट का होगा उसके ऊपर भी निर्भर करेगा. सो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? RS, that is 11 ohms. So VAC will become 11 volts. So this is the potential difference across A and C. So हमने AB और AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया. हमने टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कैलकुलेट कर लिया. एंड देन द फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट इज सेइंग व्हाट इज द करंट थ्रू अदर टू रेजिस्टर्स. इस चीज के हम दो मीनिंग निकाल सकते हैं. अगर वह ऐसा पूछते व्हाट इज द करंट फ्लोइंग करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर्स में कि दोनों रेजिस्टर्स का इंडिविजुअली करंट बताओ, तब भी ये सही होता. और अगर वह क्वेश्चन ऐसे पूछते इन एग्जाम कि टोटल करंट इस सर्किट में, इन टोटल करंट इन टू रेजिस्टर्स कितना फ्लो होगा, तब भी वह सही होता. इट मीन्स हमें यहाँ पे दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है. हमें इंडिविजुअली दोनों सर्किट्स में, दोनों रेजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है यह भी कैलकुलेट करना है, और टोटल करंट इन दोनों को मिला के कितना फ्लो हो रहा है यह भी कैलकुलेट करना है. सो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल करंट्स. देखिए टोटल करंट तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कितना फ्लो होगा. व्हाई? बिकॉज इन दोनों का टोटल कितना है? RP. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टर को और इस रेजिस्टर को देख के हमें यह पता लगा कि यह दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. इसका मतलब इसमें से 1 एम्पियर है तो इसमें से भी कितना फ्लो होगा? 1 एम्पियर करंट. सो पहली चीज हम लिख सकते हैं टोटल करंट थ्रू अदर टू रेजिस्टर्स इज 1 एम्पियर. कितना? टोटल करंट फ्रॉम अदर टू रेजिस्टर्स इज 1 एम्पियर ओनली. 1 एम्पियर ही फ्लो होगा. लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो होगा, तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, थोड़ा सा चैलेंज बनता है. अगर मुझे इन दोनों रेजिस्टर्स में फ्लो होने वाले करंट को निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या चीज आवश्यक है? फर्स्ट थिंग, दोनों के रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए. रेजिस्टेंस हमें पता है 10 और 15. सेकेंड थिंग, हमें इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता होना चाहिए. ध्यान से देखिएगा हम किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. वी कैन से दैट VAC इज इक्वल्स टू VAB प्लस VBC.
आप देख सकते हैं दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम VAB बोल देते हैं और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम VBC बोल देते हैं. सो VAB और VBC का सम विल बी इक्वल्स टू VAC लाइक दिस. ओके, बिकॉज हमने सीरीज में क्या किया था, सीरीज में V1 प्लस V2 प्लस V3 को टोटल करके V निकाला था. तो सेम उसी तरह से यहाँ पे VAB और VBC को जोड़ के हमने VAC कैलकुलेट कर लिया. तो सेम थिंग VAC कितना है, VAC अभी हमने निकाला दैट इज 11 वोल्ट्स. VAB कितना है, VAB हमने निकाला था दैट इज 5 वोल्ट्स. सो वी कैन कैलकुलेट VBC. सो द वैल्यू ऑफ VBC कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स. VBC का वैल्यू आ गया 6 वोल्ट्स. सो इट मीन्स यह जो दोनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इस B टर्मिनल से और इस C टर्मिनल से, समथिंग लाइक दिस, इन दोनों रेजिस्टर्स में वैल्यू कितना है, 10 ओम्स का और 15 ओम्स का. और इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू रेजिस्टर्स इज 6 वोल्ट्स. सो द करंट, लेट अस से कि 10 ओम रेजिस्टर में I1 करंट फ्लो होता है और 15 ओम रेजिस्टर में लेट से I2 करंट फ्लो होता है. Can we calculate the value of I1? Yes, we can use the formula V is equals to I1 times R. Or to calculate I2, we will use V is equals to I2 times R. दोनों ही रेजिस्टर्स क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड हैं, इट मीन्स दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 6 वोल्ट्स का. सो इन दिस फॉर्मूला 6 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू I1 इंटू R. R इज 10 ohms, so this is 10. सो I1 का वैल्यू आ गया 0.6 एम्पियर्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ I1. I2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. I2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन R. दिस R इज 15. सॉल्विंग दिस 3 2s are 6, 3 5s are 15. You will get I2 is equals to 0.4 amperes. So these are the two currents that are flowing in these two resistors. जब आप इस I1 और I2 को जोड़ेंगे, I1 plus I2 जब हम कैलकुलेट करेंगे, so I1 and I2 will again come out to be 1 ampere. So जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है वह तो 1 एम्पियर है, बस इन दो रेजिस्टर्स में करंट डिवाइड हो रहा है. यहां पे आप देख सकते हैं कि I1 का वैल्यू कितना है 0.6, I2 का वैल्यू कितना है 0.4. ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है बिकॉज यह रेजिस्टर कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो करंट वहां से फ्लो होना पसंद करेगा जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा. यहाँ पे 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है तो यहाँ से 0.6 एम्पियर फ्लो होगा, और यह 15 ओम का रेजिस्टर है इसीलिए यहाँ पे ओनली 0.4. तो 1 एम्पियर इस तरह से डिवाइड होगा सच दैट उस ब्रांच में से, उस रेजिस्टर में से करंट मैक्सिमम हो जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम है. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पे हमने यह कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि अगर मुझे इस तरह से दो रेजिस्टर्स पैरेलल में दिए हों तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा और इसमें कितना करंट फ्लो होगा, यह कैलकुलेशन हम इस तरह से कर सकते हैं. आपको बस यह करना है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कैलकुलेट कर लीजिए. अगर आप उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द ओवरऑल करंट और द इंडिविजुअल करंट फ्लोइंग इन दीज टू रेजिस्टर्स. ओके, so this is all about the question number 14. Note this.